हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। अभी हम लोग इस समय एक बहुत बड़ी महामारी कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण उससे बचने के उपाय के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसलिए अभी हम लोग लॉकडाउन के पोजीशन में चल रहे हैं। ईश्वर करे हम लोग इस कोविड-19 से बच पाएँ और हम पुनः पहली वाली व्यवस्था में अपने प्रगति में लग जाएं। फ़िलहाल हम लोगों की पढ़ाई और एजुकेशन सिस्टम जो है डिस्टर्ब चल रहा है इसके कारण, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग इस चीज़ को बेहतर तरीके से कर सकें। हम लोग कोई ना कोई व्यवस्था बना करके अपने एजुकेशन सिस्टम को आगे ले चलें, क्योंकि लेना तो है। अब समस्याएं हैं, समस्याओं के साथ साथ हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को भी लेकर के चलना है ताकि हमारा कोर्स पीछे न रहे। तो आइए अभी हम लोग टॉपिक आज हमारी रहेगा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पे हम लोग बात करेंगे 12th CBSE बोर्ड का। यह अब हमारा चैप्टर 1 जिसका नाम है पार्टनरशिप, फंडामेंटल, आप बोल सकते हैं इस चैप्टर को फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ये हमारा टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर है। हमें इसमें क्या चीज़ों को देखना है, क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पार्टनरशिप को जानना है। पार्टनरशिप क्या होता है। हम लोग 11th के क्लास में कुछ बेसिक चीज़ें बिजनेस स्टडी वाले सब्जेक्ट में पढ़े हुए हैं, ज़रा उसको हम लोग देखते हैं। फिर पार्टनरशिप तो हम लोगों को देखना ही है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के कौन से फॉर्म्स होते हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा था इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म होते हैं, पार्टनरशिप होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज होते हैं। तो अब अभी तक जो हम लोगों ने नॉर्मल अकाउंट्स में पढ़े थे 11th में, वो सारा चीज़ हम लोगों का एक नॉर्मल फॉर्म के द्वारा कैसे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स देखे थे। जर्नल पढ़ा हमने, दैट इज़ द प्राइमरी अकाउंटिंग। जर्नल के बाद नेक्स्ट स्टेप आया था लेजर के थ्रू हमने बनाया था ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद हमने बनाया था बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी फॉर्म। अब हम उस इंडिविजुअल फॉर्म से निकल करके पार्टनरशिप में आ रहे हैं। पार्टनरशिप के बारे में हम लोगों ने भी थ्योरेटिकल चीज़ें कुछ पढ़ी हुई हैं, फिर भी थोड़ा सा यहाँ हमको थ्योरी जानना है। और चूँकि अकाउंट्स एक न्यूमेरिकल बेस्ड टिपिकल सिचुएशन है, टिपिकल टॉपिक है, इसलिए हमें कोशिश करना है कि जितना बेहतर तरीके से हम पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को जानेंगे, प्रिंसिपल्स को जानेंगे, उतना बेहतर हम न्यूमेरिकल के पोर्शंस को भी जान पाएंगे। तो आइए हम इसमें देखते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमारे टॉपिक्स क्या होंगे, किस टॉपिक पे हमको इसमें बात करना है। इस चैप्टर के जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स। तो एक तो हमें जानना है पहला चीज़ पार्टनरशिप। हम लोग ये कंटेंट्स इसके नोट कर ले रहे हैं, पार्टनरशिप। सेकेंड पॉइंट हमारा हो सकता है पार्टनरशिप डीड, जिस पे हमको देखना है। थर्ड पॉइंट होगा पार्टनरशिप डीड के बाद इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये थर्ड पॉइंट हो गया हम लोगों का। फोर्थ पॉइंट हम लोगों को देखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
7th पॉइंट हमको रीड करना है इसमें। 7th पॉइंट से क्या हो सकता है, क्या होगा हमारा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। एंड लास्ट टॉपिक जो होगा ये होगा हमारा एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट। इस फंडामेंटल चैप्टर का पार्टनरशिप फंडामेंटल में हमारे ये कंटेंट्स हैं, इन कंटेंट्स पे हमको स्टडी करना है। दीज आर द मटेरियल्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अगेन हम लोग एक एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे क्या होता है। बेसिकली हम लोग पार्टनरशिप के बारे में समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो थोड़ी सी इसको टचअप करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे कि क्या है पार्टनरशिप, क्या है। तो पार्टनरशिप में अगर हम इस पॉइंट को देखें तो हम ये सारे पॉइंट्स शायद आप नोट कर लिए होंगे, तो ठीक है। और हम लोगों को अब एक एक करके टॉपिक को डिस्क्राइब करना है, आगे एक्सप्लेन करना है, समझना है। ध्यान देना, जितना बेहतर तरीके से आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझोगे उतना बेहतर आपका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट काम करेगा। पार्टनरशिप, इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि पार्टनर माने एक मेरा और कोई पार्टनर होगा, मतलब हिस्सा लेने वाला होगा, शेयर होल्डिंग होगा, किसी और पर्सन के द्वारा अटैच होकर के हम काम करेंगे। तो पार्टनरशिप में क्या होगा, तो मिनिमम 2 persons आर देयर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स विल बी 50। कम से कम 2 पार्टनर होंगे, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होंगे इनटू एनी पार्टनरशिप फॉर्म। ये तो हो गया नंबर ऑफ पार्टनर्स। दूसरी चीज पार्टनरशिप क्या है, तो व्हेन मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 persons आर engaged into any firm to distribute the profit of that firm among themselves, that is called partnership. When 2 or more persons, more means 50 persons, maximum limit is 50. When 2 or more persons are engaged into a firm to earn profit and distribute among themselves is called partnership. तो ये हो गया पार्टनरशिप का डिफिनीशन, जो मैं यहाँ नोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप बेसिकली पढ़ चुके हो 11th में, और हमें बहुत लंबा वीडियो और बहुत बड़ी टॉपिक को पढ़ना है। ये बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। पार्टनरशिप के 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और इसलिए हम उसके जो बेसिक चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जानते हो। दूसरा टॉपिक हमारा आता है पार्टनरशिप डीड। Partnership deed. What is partnership deed? Deed, it means, in another word, we can say in normal word, agreement. What is partnership deed? Before starting any partnership form, all partners should prepare an agreement among themselves, is called partnership deed. According to this partnership deed, all partners will go for that business. According to their partnership deed, all partners will go for their firm. पार्टनरशिप डीड क्या है? कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करने से पहले देखो क्या है, पार्टनरशिप में जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ मैटर आता है मनी, पैसा कमाने के लिए हम बिजनेस करने जाते हैं। और देखो फ्रेंड्स के साथ जब हम बिजनेस करते हैं या जिसके भी साथ करते हैं तो पहले तो हम एक अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, सब कुछ होता है, एक
फ्लेज हम लोग फ्रेंडशिप निभाते हैं, लेकिन जब हम बिजनेस में आते हैं तो क्या होता है कि कई सारे मनी से रिलेटेड मैटर्स आ जाते हैं। वहाँ पे क्या होगा, जब मनी का मैटर आ जाता है तो उसमें बहुत सारे आर्गुमेंट, डिस्प्यूट और तमाम कॉन्स्पिरेसीज आने शुरू हो जाते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाते हैं। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण क्या हो सकता है, जो हम लोगों ने कैपिटल लगाया सारे पार्टनर्स मिलके, कम से कम 2, पता है आपको, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स, तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगा इसका, सारे पार्टनर्स की कैपिटल पे बैड इफेक्ट आएगा, फर्म की वर्किंग एबिलिटी पे इफेक्ट आएगा, कहीं ना कहीं फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी, और अगर एक प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू होता है तो फर्म के लिए लॉन्ग ड्यूरेबल नहीं हो सकता है फर्म, क्योंकि सारे पार्टनर्स एक दूसरे से खींचे हुए फील करेंगे और कहीं ना कहीं पार्टनर्स जो है एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी में भी आ सकते हैं। इसीलिए कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करने से पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना 1932 में बनाया गया था, और इस एक्ट ने ये एक व्यवस्था बनाई कि बिफोर स्टार्टिंग एनी पार्टनरशिप फर्म, कोई भी नया पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने से पहले सभी पार्टनर्स को बैठ करके आपस में कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने चाहिए, और उसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, उसी अपने एग्रीमेंट के आधार पे उनको फर्म के सारे एक्टिविटीज को करने चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कोई कॉन्स्पिरेसी, मिसअंडरस्टैंडिंग न हो। तो पार्टनरशिप डीड क्या हो गया, बिफोर स्टार्टिंग एनी पार्टनरशिप फॉर्म ऑल पार्टनर्स शुड प्रिपेयर एन एग्रीमेंट अमॉन्ग देमसेल्व्स इच कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अब इस पार्टनरशिप डीड में कौन सी बातें हो सकती हैं, क्या इसके कंटेंट्स हो सकते हैं, कौन सी बातों पे एग्रीमेंट हो सकती है। तो अगर बात करें कि कौन से आइटम्स इसमें डीड में लिखे जा सकते हैं, देखो डीड क्या है, बहुत सारे जो टेक्निकल मैटर्स हो सकते हैं, नॉर्मल मैटर्स हो सकते हैं, उसको लेकर के फ्यूचर में आपस में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन हर एक पॉइंट्स को, फॉर्म कितनी लंबी लाइफ के लिए बनाई गई है, फॉर्म छोटा है, फॉर्म बड़ा है, उसके हिसाब से डीड के मैटर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपको पॉइंट्स डिस्कस कर देता हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि यही सब हो, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द फॉर्म, कितना फॉर्म लार्ज है, फॉर्म छोटा है, ये कई मैटर्स के साथ साथ डीड पे भी इफेक्ट आता है। तो जैसे डीड में, जैसे पहला चीज़ आप जैसे देखो, कुछ आइटम मैं लिख के बता रहा हूँ कि और उससे आप भी थोड़ा अवेयर होकर के और भी टॉपिक्स पे प्लान कर सकते हो। जैसे क्या हो सकता है, नेम ऑफ द फॉर्म, नेम ऑफ द फॉर्म, फॉर्म का नाम क्या रखा जाए, सारे पार्टनर्स मिल करके इस बात पे श्योर हो जाएंगे कि फॉर्म का नाम क्या रखा जाए। इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, नेम, एड्रेस, नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टनर्स, ये हो सकता है। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं पार्टनरशिप बिड में, तो पार्टनरशिप बिड में आपका जैसे प्लेस ऑफ द फॉर्म, फॉर्म का प्लेस कहाँ होगा। फोर्थ पॉइंट हो सकता है नेचर ऑफ फॉर्म, फॉर्म किस प्रकार का प्रोडक्शन करेगा, क्या काम करेगा, ट्रेड करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, किस टाइप का ट्रेड करेगा, किस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसका नेचर यहाँ पे होना जरूरी है, ये डिसाइड करना है। ऐसे ही कैपिटल
ऑफ द फर्म, फर्म का कैपिटल क्या होगा। नेक्स्ट, कैपिटल, फर्म में जो सारे पार्टनर्स मिल करके फर्म को रन करेंगे वो कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी फर्म में, इस बारे में यहाँ पे डिस्कस होगा कि फर्म में कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया जाना है, कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे उस पॉइंट को भी नोट करना है। अगेन देखना है शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का कैपिटल कितना, इंडिविजुअल कैपिटल कितना होगा। जैसे सपोज दैट टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट है 5 लाख फॉर्म के लिए। अब उस 5 लाख में सपोज करो 3 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, 8 पार्टनर्स हैं, तो कौन सा पार्टनर कितना पैसा कैपिटल के रूप में फॉर्म में लगाने के लिए तैयार है या लगाने के लिए कैपेबल है, ये चीज़ें यहाँ पर डिसाइड होता है कि क्या कैपिटल पार्टनरों के द्वारा जो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसमें इनका इंडिविजुअल शेयर कितना होगा, कितना कितना कैपिटल अलग अलग पार्टनर लगाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, इन्होंने जो पैसा फॉर्म में लगाया है कैपिटल के रूप में, अगर ये सोचो आप अगर ये पैसा वो बैंक में रख दें तो बड़े आराम से बैंक से इनको इंटरेस्ट मिल सकता है, कोई रिस्क भी नहीं है, और बिजनेस करेंगे तो रिस्क भी ले रहे हैं, प्रॉफिट तो ज़्यादा मिलेगा लेकिन लॉस भी तो ज़्यादा हो सकता है। तो ये सोचते हैं कि अगर मैं पैसे बैंक में रखता तो मुझे बैंक से इतना इंटरेस्ट मिल सकता था, मैं बिजनेस में लगा रहा हूँ, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी अभी नहीं ली जा सकती है, लेकिन कम से कम अगर हम ये पैसे बैंक में रखते तो हमको नॉर्मली इतना पैसा मिनिमम इंटरेस्ट के रूप में मिलता। तो वो सारे पार्टनर्स मिल करके इस बात पे भी डिस्कस कर सकते हैं कि उनको अपने कैपिटल पे फॉर्म से इंटरेस्ट लेना है या नहीं लेना है, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगेन नेक्स्ट पॉइंट मैं नोट करूं, इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल के अलावा ड्राइंग्स रिक्वायर्ड अगर है तो कितना पैसा और क्या वो इसको निकालने के लिए अलाउड होंगे कि नहीं, अपने पर्सनल ज़रूरत के लिए फॉर्म से पार्टनर्स पैसे निकालने के लिए अलाउड हैं कि नहीं, इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। आप पढ़ चुके हैं पहले से, तो वो इस डीड में ये भी तय होगा कि क्या वो लोग अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए फॉर्म से पैसे निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, ये एक पार्ट हो गया। इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, जैसे ड्राइंग के बाद अगला टॉपिक हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर फॉर्म से ये अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो अगर फॉर्म से ये ड्राइंग करते हैं तो ये भी फॉर्म को अपने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे, ये एक टॉपिक हो सकता है। 10th पॉइंट हो सकता है शेयर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स, मीन्स आप कह सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको आप बोल सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखा जाए तो और क्या हो सकता है, सैलरी ऑब्लिक कमीशन टू एनी और ऑल पार्टनर्स, सैलरी कमीशन रिम्यूनरेशन टू एनी और ऑल पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता है या सभी पार्टनर्स अगर ये चाहते हैं, डिसाइड करते हैं डीड में कि सभी पार्टनर्स को फॉर्म से कुछ स्पेशली सैलरी या कमीशन या उनके एक्टिविटीज़ के लिए रिम्यूनरेशन के रूप में कुछ पैसे फॉर्म से मिलेंगे, तो अगर उन्होंने डिसाइड किया डीड में तो वो भी आइटम इनको मिलेगा, तो ये भी डीड का पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट ऐसे अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, आप अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग का क्या हो, जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च या 1 जनवरी टू 31 दिसंबर,
ये डिसाइड होगा कि उनका अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा। वो अकाउंट 1 अप्रैल को स्टार्ट करेंगे तो 31 मार्च को अकाउंट का एंड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे। इफ़ दे विल स्टार्ट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 1 जनवरी देन दे विल क्लोज देयर अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 दिसंबर। ये भी उनको डिसाइड करना है। इसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको नोट ही कर देता हूँ यहाँ पे। वो टॉपिक क्या हो सकते हैं, एक नज़र कम से कम ये पॉइंट्स जान लेना जरूरी होगा। हालांकि आप पढ़ चुके हो पहले से, लेकिन फिर भी इसके बाद हो सकता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का कौन सा मेथड अप्लाई किया जाए। इसी तरह से 4th आइटम एडमिशन, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर इन फ्यूचर हमको फर्म में एडमिट करना है तो किस पार्टनर को रखा जाए, किसको पार्टनर बनाया जाए, कितना वो कैपिटल लाएगा, किन शर्तों पे उसको पार्टनर बनाया जाएगा, ये सारी बातें भी डीड में डिस्कस होनी चाहिए। नहीं तो पता चला कि 4 लोग सपोज दैट पार्टनर हैं पहले, और वो 4 लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे थे। वो 4th पार्टनर का कोई फ्रेंड है, वो अपने गांव से उठा लाया कि ये पार्टनर रहेगा, जबकि उसके पास ना कोई टेक्निकल आइडियाज़ हैं, ना उसके पास कैपिटल है, ना ही कुछ उसके पास फॉर्म के ग्रोथ के लिए कोई बहुत बड़ा कोई प्लान है। लेकिन 4th जो पार्टनर है उसका वो बेस्ट फ्रेंड है गांव में, तो कहा नहीं ये भी पार्टनर रहेगा, मैं मालिक हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ कि ये रहेगा। तो नहीं, ऐसे नहीं। सारे पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स फॉर्म के जो होंगे वो मिल करके डिसाइड करेंगे कि क्या एडमिशन हम किसी नए पार्टनर को देंगे या नहीं देंगे। अगर देंगे एडमिशन तो किन शर्तों पे, किस तरह के लोगों को हम अपने फॉर्म में इन फ्यूचर पार्टनर डिसाइड करेंगे। इसी तरह से अगर इन फ्यूचर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है या कोई पार्टनर को उसकी लाइफ मतलब काम करने का उसके पास अब कैपेबिलिटी नहीं है, मेंटली एबल नहीं है, तो किस अवस्था में, किस टाइम पे वो उसको फॉर्म से रिटायर कर दिया जाएगा। तो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या हो सकता है, और ये पॉइंट्स हैं, इतने सफिशिएंट हैं, आप इतने पॉइंट्स को रखो। और भी बहुत सारे पॉइंट्स अभी बन सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ फॉर्म कितने लार्ज स्केल पे काम कर रहा है, कितना कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है, कितनी बड़ी फॉर्म है, कितनी छोटी फॉर्म है, उसके हिसाब से पार्टनरशिप डीड में ये सारी बातों का डिस्कशन हो पाता है। और ये सारी बातें अगर पहले से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो इससे ये फ़ायदा होता है कि इन फ्यूचर पार्टनर्स के बीच में किसी बात को लेके कोई आर्गुमेंट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने पाती है, और वो सारे बातें बहुत ओपन हार्ट बात करके सारे पार्टनर्स को डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम डीड नहीं बनाते हैं तो इसके लॉसेस क्या होंगे, इसके डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं। किसी पार्टनर को लगेगा मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, किसी पार्टनर को लगेगा मुझे ज़्यादा कैपिटल लगाया, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। किसी पार्टनर को लगेगा कि दूसरा पार्टनर का ज़्यादा मार्क हम फॉर्म में डिमांड है, वो ज़्यादा जो डिसीजन लेता है वही लेता है, मेरा डिसीजन तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरी बात तो होती नहीं है। तो किसी पार्टनर में किसी प्रकार की आगे चल के किसी भी तरह से किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए बिफोर स्टार्टिंग एनी पार्टनरशिप फॉर्म, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करने से पहले हमें ये पार्टनरशिप के डीड को तैयार कर लेना चाहिए। इसके पॉइंट्स पे न जाइए, पॉइंट्स इसके 15 ये मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ये ऑनवर्ड्स और भी ज़्यादा हो सकते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या है। तो पार्टनरशिप डीड ये पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट हमारा होगा इन द
एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये ध्यान देना, इन द एब्सेंस, हमने बताया पार्टनरशिप डीड बन जाना चाहिए। हालांकि भारत में इसको, इंडिया में कंपल्सरी नहीं किया गया है, लेकिन सावधान रहने के लिए सरकार ने या इस पार्टनरशिप एक्ट ने ये बताया है कि हमको पार्टनरशिप डीड बना लेना चाहिए, आवश्यक है, निसेसरी तो है, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी। ध्यान देना, निसेसरी, उचित है, सही है, बना लो, फ्यूचर के लिए आप सेफ रहोगे, लेकिन कंपल्सरी नहीं किया गया। तो कुछ ऐसे भी फॉर्म हैं पार्टनरशिप फॉर्म, जिन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म तो स्टार्ट कर लिया लेकिन उन्होंने डीड नहीं बनाया कि अरे हम लोगों में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम लोगों में तो कभी इस प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकता है, हम दो सभी फ्रेंड्स हैं, एक साथ बचपन से पढ़े हुए हैं, बचपन से लेकर के ग्रेजुएशन और तमाम जो हायर क्लासेस के एजुकेशंस हैं, सब कुछ हमने एक साथ किया हुआ है, हम लोगों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैंने क्या कहा था, जब भी आप बिजनेस करोगे तो पैसा, मनी मैटर आ जाता है, और पैसा, मनी, अगर मनी का सही एक डिफिनीशन में बताऊं तो उसके बारे में ये कहा गया है, मनी, मुद्रा सभी बुराइयों की जड़ है। इस बात को ध्यान देना, जब मनी का मैटर आ जाता है, मनी फैक्टर जहाँ आ जाता है, वहाँ पे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाते हैं और पता नहीं चलता है कि कब हमारी दोस्ती, फ्रेंडशिप, रिलेशन सारे कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये मनी इतना टिपिकल आइटम है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने, सपोज कर लो, डीड नहीं बनाया और उन्होंने फॉर्म स्टार्ट कर लिया। फॉर्म स्टार्ट किया, क्या हुआ, वही बातें, डीड बना नहीं, धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट कौन लेगा, कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, कि मेरा कैपिटल ज़्यादा है, उसका कैपिटल कम है, उसको ज़्यादा क्यों मिला, मुझे कम क्यों मिला, इस तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। इसलिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस किया गया था। वो कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहाँ पे पार्टनर्स के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पॉइंट्स और भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो पॉइंट्स पे एक्ट ने क्या डिसीजन प्रोवाइड किया, तो पहला चीज़ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल if all partners do not make any partnership deed and in future if they want to distribute the profit of the firm, in that case the profit among all these partners will be shared equally. Second, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स बाय फॉर्म। अब जैसे डीड में डिस्कस नहीं हुआ कि हम सभी पार्टनर्स फॉर्म से इंटरेस्ट लेंगे जो हमने कैपिटल फॉर्म को दिया था, अपने फॉर्म से जो हमने कैपिटल दिया है फॉर्म को, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे, और उसके बारे में कहीं डीड में डिस्कशन नहीं हुआ। ऐसे केस में किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सी पॉइंट क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ आप समझो, जब पार्टनर्स ने फॉर्म को कैपिटल दिया तो वो अपने कैपिटल पर फॉर्म से इंटरेस्ट ले सकते थे, डिमांड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो अगर वो कुछ एक छोटा अमाउंट अपनी पर्सनल ज़रूरतों के लिए फॉर्म से ड्राइंग करता है
तो क्या फॉर्म अपने पार्टनर्स से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू फॉर्म बाई पार्टनर्स नॉट अलाउड। डी पॉइंट, सैलरी, कमीशन ऑब्लिक रिम्यूनरेशन एनी ऑब्लिक ऑल पार्टनर्स। किसी भी पार्टनर को या सभी पार्टनर्स को क्या उनको किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए अलग से कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई रिम्यूनरेशन फॉर्म से मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर इसके बारे में पहले से कोई डिस्कशन पार्टनरशिप डीड में नहीं हुआ है तो ध्यान देना, ये भी किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। ये हो गया। नेक्स्ट एक और इसमें लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। वो लास्ट पॉइंट एक बच गया, उसको अभी हम लोग देखते हैं। ये कुछ पॉइंट्स और भी हैं, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें भी हैं इंडेफिनिट, लेकिन कुछ 5 पॉइंट्स ये ऐसे हैं आपके सामने जो आपके न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप अगर इन टॉपिक्स को ध्यान नहीं रखते हो तो निश्चित रूप से आप कभी भी न्यूमेरिकल को परफेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे और आपकी प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट ये होगा, कई बार क्या होता है, पार्टनर्स फॉर्म को कैपिटल तो देते हैं, ये तो सारे पार्टनर्स दे रहे हैं नॉर्मली, जो कैपिटल देगा वो पार्टनर बनेगा, ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है। लेकिन कई बार फॉर्म को कुछ और मनी की ज़रूरत होती है और इसके लिए फॉर्म कहाँ जाएगा? फॉर्म जाएगा किसी बैंक से, किसी अदर पर्सन से, आउटसाइडर्स से, या तो लोन लेगा। तो एक मैटर और ध्यान देना है, कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म के सभी पार्टनर्स कैपिटल तो दिए होते हैं, लेकिन आउट ऑफ कैपिटल कोई पार्टनर जरूरत पड़ने पर फॉर्म को कैपिटल के अलावा अपने पास से लोन के रूप में भी कुछ अमाउंट फॉर्म को देता है। वो क्या सोचता है, अगर मैं बैंक में रख देता हूँ तो मुझे बैंक से ये इंटरेस्ट मिलता है, तो मैं बैंक में रखूँ, उससे अच्छा मैं क्यों ना अपने फॉर्म को ही दे दूँ लोन और फॉर्म से मैं इंटरेस्ट ले लूँगा। लेकिन ध्यान देना, अगर उसने फॉर्म को लोन दिया और उसने फॉर्म से या अपने सारे पार्टनरों से इस बात के लिए डिस्कस नहीं किया कि मैं यह जो लोन आपको दे रहा हूँ, मतलब फॉर्म को दे रहा हूँ, उस पर मुझे कितना इंटरेस्ट चाहिए, अगर इस तरह की इंटरेस्ट की बात उसने उस समय नहीं बताई जिस समय लोन दिया, और बाद में कहता है कि मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए, 15% चाहिए, 18% चाहिए, तो ये तो फिर शॉकिंग हो जाएगा फॉर्म के लिए। नॉर्मली बैंक से जाएंगे तो 7-8%, 9%, 10% पे मिल जाता है जो नॉर्मल मार्केट में चल रहा है। और एक पार्टनर जो खुद फॉर्म का पार्टनर है, ओनर है, वो अपने ही फॉर्म को लोन दे रहा है और कहता है कि हम 18% लेंगे, 24% लेंगे, 15% लेंगे, लेकिन ये बात उसने लोन देते समय अपने पार्टनर से डिस्कस नहीं किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस नहीं हुआ और बाद में वो कहता है कि नहीं भाई हमें तो इतना इंटरेस्ट चाहिए, हम तो 20% इंटरेस्ट लेंगे, 15%, 18% इंटरेस्ट लेंगे। उस समय सारे पार्टनर शॉक्ड होंगे। तो ऐसे में क्या रूल बनाया गया, यहाँ पे रूल बना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू एनी पार्टनर बाय फॉर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन टू एनी पार्टनर। यहाँ लोन की बात नहीं, इंटरेस्ट की बात हो रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन
प्रोवाइडिंग बाय एनी पार्टनर टू द फर्म को अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उस लोन पे उसको फर्म से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और ध्यान देना है डीड में इस पर कोई डिस्कस नहीं हुआ है। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट जो बनाया गया मैक्सिमम 6% पर एनम डिसाइड हुआ है, इससे अधिक किसी पार्टनर को इंटरेस्ट उसके लोन पे नहीं दिया जा सकता है। हाँ, ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपने नोट किया 5 पॉइंट, इसमें एक काम करना है, जब डीड नहीं बना था उस समय ये सारे रूल्स फॉलो करने होंगे पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। बाद में अगर सारे पार्टनर्स इन सभी बातों पे एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं, एक डीड तैयार कर लेते हैं, तो फिर आगे चल करके कोई जरूरी नहीं है कि ये कंटिन्यू अप्लाई किया जाए। कई बार होता है ऐसे कि पार्टनर्स पहले से अवेयर नहीं होते हैं कि आने वाले समय में हमें किन किन प्रॉब्लम्स के साथ आगे जाना है, उन्होंने कोई डीड नहीं बनाया, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आते जाते हैं उसके हिसाब से वो सारे पार्टनर्स इन फ्यूचर नए नए टॉपिक्स को अपने डीड में ऐड करते भी जा सकते हैं, और अगर डीड में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई, अप्लाई हो गई, तो आप उस शर्तों के साथ ही आगे पार्टनरशिप फर्म में जा सकते हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक 3 चीज़ें हमने देखा, पार्टनरशिप डीड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, व्हाट रूल्स आर एप्लीकेबल, ये 3 टॉपिक हमने देखा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जिसे हम 4th पॉइंट कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमें नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। ये टॉपिक क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और मैं ये बोलूँगा आपसे कि आप इस टॉपिक को समझने से पहले 11th क्लास में आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा हुआ था चैप्टर, कुछ टॉपिक्स आप उसके ज़रूर तैयार रखें। जैसे आपने उसमें क्या बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट रीड किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े थे, और बैलेंस शीट बनाना सीखे थे। तो आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो आप पहले पढ़ चुके हो उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करके आइए, तो फिर हम नेक्स्ट डे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका सपोर्ट मिले तो मैं फिर इसको आगे बेहतर तरीके